गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय है कि क्या देश में फिर से गठबंधन के दौर की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है या नहीं। तो इस विषय को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये गठबंधन होता क्या है। अगर हम राजनीतिक नज़रिए से देखें तो गठबंधन उस परिस्थिति को कहा जाता है जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सरकार बनाने के उद्देश्य से एक साथ आ जाते हैं ताकि वो सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत के आंकड़े को प्राप्त कर सकें और सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। स्पष्ट है कि गठबंधन एक राजनीतिक सुविधा है जिसमें कई सारे राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। आइए अब हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये शब्द चर्चा में क्यों है। ये शब्द चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के बाद देश में किसी एक दल को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। हालांकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आई है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे एनडीए के सहयोगी दलों के सहयोग की आवश्यकता होगी। स्पष्ट है कि 2024 में बनने वाली नई सरकार एक गठबंधन की सरकार होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा हो रही है कि क्या देश में गठबंधन के दौर के राजनीति की पुनः शुरुआत हो चुकी है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर फिर से प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर ये गठबंधन की सरकारें गठित कब होती हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि पहली परिस्थिति तो यही है कि जब किसी चुनाव में एक दल को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो उस दल को अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाना पड़ता है और इस प्रकार से गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आती है। लेकिन केवल यही एक कारण नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी देश में कोई गंभीर आंतरिक या बाह्य संकट विद्यमान होने के कारण गठबंधन की सरकार का गठन किया जाता है ताकि राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से उस चुनौती का प्रभावी रूप से सामना किया जा सके। इसके बाद आइए अब हम इस प्रश्न पर विचार करें कि भारत में गठबंधन की सरकारों का इतिहास क्या है। अगर हम स्वतंत्रता के बाद के भारत के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था और गठबंधन की सरकार बनाने का कोई भी स्कोप नहीं था। गठबंधन की सरकारों के इतिहास के नज़रिए से 1977 अर्थात 1977 का आम चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस आम चुनाव में पहली बार देश में एक ऐसे राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ था जिस राजनीतिक दल का गठन कई राजनीतिक दलों ने मिलकर किया था। हालांकि तकनीकी रूप से एक राजनीतिक दल अर्थात जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, लेकिन इस राजनीतिक दल में चूंकि कई सारे राजनीतिक दल शामिल थे इसलिए 1977 में बनी इस सरकार को हम गठबंधन की सरकार के रूप में देखते हैं। लेकिन इसके बाद 1980 और 1984 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने पुनः अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। गठबंधन की सरकारों के इतिहास के नज़रिए से 1989 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस चुनाव में पहली बार देश में एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि न तो किसी दल को एवं न ही किसी गठबंधन को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। अर्थात अगर यूं कहा जाए कि 1989 के चुनाव में ही भारत में व्यवस्थित रूप से गठबंधन की सरकारों का दौर आरंभ हुआ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। 1989 के बाद हुए 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 के चुनावों में भी लगातार देश में गठबंधन की सरकारें बनी और ऐसा माना जाने लगा कि देश में गठबंधन की सरकारों को आम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और देश गठबंधन की सरकारों के दौर से लंबे समय तक वापस नहीं निकल पाएगा। लेकिन 2014 और 2019 के चुनावों में स्थितियां पूरी तरीके से बदल गई।
हालांकि इन दोनों चुनावों में भी देश में गठबंधन की सरकारें बनी, लेकिन इस गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और सरकार को अपने अस्तित्व के लिए किसी बाह्य दल के समर्थन पर निर्भर नहीं होना पड़ा। तो स्पष्ट है कि अब 2024 के लोकसभा के चुनावों के बाद देश में पुनः गठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या देश में फिर से गठबंधन के दौर की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, अन्यथा नहीं। अब जब हम इस विषय पर चर्चा कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम इस विषय पर भी चर्चा कर लें कि गठबंधन की सरकारों के क्या लाभ हैं और उनसे क्या नुकसान है। देखिए, अगर हम गठबंधन की सरकारों को लाभ के नज़रिए से देखें तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि गठबंधन की सरकार में जो शामिल दल हैं वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से कार्य करते हैं और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन राजनीतिक दलों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो दूसरा लाभ है वो है कि ऐसी सरकारें अधिक समावेशी होती हैं और ऐसी सरकारों में सभी वर्गों, जातियों, क्षेत्रों इत्यादि को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। गठबंधन की सरकारों का जो तीसरा लाभ है वो ये है कि ये हमारे संघीय ढांचे के अधिक अनुकूल होती हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकारों में शामिल अधिकांश दल क्षेत्रीय प्रकृति के होते हैं और वो केंद्र में अपने क्षेत्रीय हितों को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गठबंधन की सरकार का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ है कि यह एक दल के प्रभुत्व को समाप्त कर देता है और एक दलीय प्रभुत्व न होने के कारण भविष्य में निरंकुश शासन स्थापित होने की संभावना अपने आप ही खारिज हो जाती है। तो गठबंधन की सरकारों के फायदे को देखने के बाद अब हम इसके दोष को भी देख लेते हैं कि इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इसका जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि गठबंधन की सरकारों का स्थायित्व सुनिश्चित नहीं होता। गठबंधन की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, अन्यथा नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि गठबंधन की सरकारों में शामिल दल कब किस बात पर और किस आधार पर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें और सरकार अल्पमत में आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है 1996, 1998 और 1999 में होने वाले लोकसभा के चुनाव। अर्थात 4 साल के भीतर ही देश में 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए थे और तीनों अवसरों पर देश में गठबंधन की सरकार अस्तित्व में थी। गठबंधन की सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण नुकसान है कि ऐसी सरकारों में प्रधानमंत्री के अधिकारों में कटौती हो जाती है। चूंकि सरकार का कार्यकाल सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर होता है, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री को अपनी सरकार को बचाने के लिए अपने सहयोगी दलों की गैर जरूरी मांगों को भी मानना पड़ता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कई बार अपने उस संवैधानिक अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते जो संविधान ने उन्हें अपनी मंत्री परिषद के सदस्यों को चुनने के संबंध में दिया है। गठबंधन की सरकारों का एक अन्य महत्वपूर्ण दोष है कि कई बार गठबंधन की सरकारों में शामिल दल अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों पर प्रमुखता देते हुए प्रतीत होते हैं, जो कि किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि गठबंधन की सरकारों के फायदे भी हैं तो गठबंधन की सरकारों के नुकसान भी हैं, या यूं कहें कि गठबंधन की सरकारों के फायदे सैद्धांतिक अधिक हैं और इसके नुकसान व्यवहारिक अधिक हैं, जिसका सामना सरकार को अपने रोजमर्रा के कार्यों में करना पड़ता है। लोकतंत्र में स्पष्ट जनादेश लोकतंत्र की परिपक्वता का परिचायक होता है, लेकिन यदि किसी स्थिति परिस्थिति में स्पष्ट जनादेश प्राप्त न हो और गठबंधन की सरकार बनाना बाध्यता हो, तो ऐसे मौके को हम एक अवसर के रूप में लें, न कि एक समस्या के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार के बारे में मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी प्रकार से अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।